हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मानव जनन, जीव विज्ञान का जो मानव जनन पाठ है, उसके आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मनुष्य में निषेचन और फिर उसमें भ्रूणी विकास। मानव में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद जो भ्रूणी विकास उसके गर्भाशय में होता है, इन दोनों टॉपिक पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि किस तरह से निषेचन होता है और फिर निषेचन के पश्चात जो है भ्रूणी विकास किस किस चरण और कैसे कैसे होता है। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने जीवन से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए। तो इसलिए केवल जानने की दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और जो बोर्ड की परीक्षा में आने की जिनकी पूरी पूरी संभावना होती है। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है और एक एक परिभाषा मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो निषेचन की परिभाषा की बात करेंगे, जहां से हमको शुरुआत करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मानव में निषेचन। यानी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, निषेचन और भ्रूणीय विकास। आप मानव जोड़ लेंगे उसमें, मानव में निषेचन और भ्रूणीय विकास। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, निषेचन और भ्रूणीय विकास। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा बिंदु है निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है और ये इसकी परिभाषा हम कैसे लिखें, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, निषेचन का जो सरल और शाब्दिक या यूं कहें अपनी भाषा में जो परिभाषा लिखी जाती है, उसके अनुसार नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक, मादा युग्मक, ये दोनों आपस में संलयित होंगे तो एक विशेष संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं युग्मनज, जाइगोट। ठीक है ना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। ठीक है, यदि इसको एक बार और समझें तो निषेचन का क्या मतलब हुआ कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में संलयित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उनके आनुवंशिक पदार्थों का विलय होता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक विशेष संरचना बनती है। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। अब जैसा कि मानव में हमको पता ही है कि मानव का जो मेल गैमीट होता है, नर युग्मक होता है, वो शुक्राणु है। ठीक है ना। और जो फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है ना। यानी मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है, फीमेल गैमीट क्या है, ओवम है। और ये दोनों आपस में संलयित होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे तो एक संरचना बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। ठीक है। तो मानव के लिए हो या किसी अन्य जीव के लिए हो, फर्टिलाइजेशन की परिभाषा वही होती है जो आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात युग्मनज बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी हुई है ये परिभाषा, आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई निषेचन की कि निषेचन क्या है और इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं या आपकी बुक में जो परिभाषा लिखी गई है उस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। अब देखिए, मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो होती कहाँ है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर आया करता है। तो आपको हम बता दें, मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब में होती है। ये फेलोपियन ट्यूब है, जैसे कि आपके चित्र में दिख रहा है। ठीक है, तो इस फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना। तो यदि यहाँ से प्रश्न आएगा कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपको अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब दिया रहेगा।
इनमें से दो में से कोई एक दिया रहेगा तो उसको आपको क्या कर देना है, सीधे टिक कर लेना है या लिख लेना है। ठीक है, इस यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो उनकी निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। लेकिन इसकी पूरी प्रोसेस हम समझते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो वो पूरी प्रक्रिया क्या है, जैसे कि आपके स्क्रीन में एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा करके अब आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, कैसे कैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है। देखिए, ये है योनि मार्ग। अब चूंकि मानव में मेल और फीमेल जो आर्गन होते हैं उन दोनों की संरचना हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि हम नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये योनि मार्ग है, ठीक, वेजाइना। ठीक है, तो अब इस योनि मार्ग से यहाँ से संभोग की क्रिया के पश्चात, ठीक है, यहाँ शुक्राणु छोड़े जाएंगे। करोड़ों की संख्या में मानव वीर ही छोड़ा जाता है। उस मानव वीर में करोड़ों की संख्या में शुक्राणु होंगे। ये शुक्राणु योनि मार्ग, योनि ग्रीवा से होते हुए गर्भाशयी ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में आएंगे और गर्भाशय से फिर वो अंडवाहिनी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अंडवाहिनी में। ठीक है, ये प्रक्रिया कब होती है, जब फिजिकल रिलेशनशिप मानव में स्थापित होता है तब होती है। लेकिन अब दूसरी प्रक्रिया समझ लीजिए, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया महीने में एक बार होती है, ये भी आपको समझ लेना है। एक बार इस अंडाशय से तो एक बार इस अंडाशय से, यानी क्या है कि मानव में दो अंडाशय हैं तो अल्टरनेट करके एक एक अंडाशय से क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है, यानी अंडाणु बन रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ से अंडोत्सर्ग होगा। ठीक, अब अंडोत्सर्ग के पश्चात जो अंडाणु होगा वह अंडाणु कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी में जाएगा और अंडवाहिनी से धीरे धीरे गति करता हुआ यह आगे की ओर बढ़ेगा। उसी बीच जब यहाँ से शुक्राणु आए, यहाँ से योनि मार्ग गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में शुक्राणु आएंगे तो क्या होगा कि इनका संयोग बनेगा और ये अंडाणु के साथ निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। अर्थात इधर से आया अंडाणु ओवम और इधर से आया क्या, शुक्राणु यानी स्पर्म, और दोनों आपस में आकर के कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये कौन सी जगह होती है जहाँ पर निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। अभी हमने अंडवाहिनी बताया, लेकिन अंडवाहिनी का कोई पार्ट पूछ लेगा या उत्तर बता देगा, उसमें कि ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ जानना जरूरी है। तो ये एम्पुला होता है। कौन सा होता है, एम्पुला, अंडवाहिनी का एम्पुला, या जो एम्पुला है उसी को तुम्बिका भी कहते हैं। तुम्बिका या एम्पुला पार्ट जो अंडवाहिनी का है, वहाँ पर दोनों की निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। ज़्यादा संभावित यही होती है, वैसे निषेचन कहीं भी हो सकता है, लेकिन एम्पुला में ज़्यादा संभावना हो सकती है। ठीक है ना, इस्थमस में भी हो सकती है, लेकिन एम्पुला में निषेचन के लिए बताया हुआ आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो एम्पुला आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी पेपर बनेगा उसका जो लास्ट आंसर रहेगा वो आपकी बुक से ही माना जाएगा, इसलिए एम्पुला आपको ध्यान रखना है। तुम्बिका या एम्पुला, यहीं पे निषेचन होगा और निषेचन की प्रक्रिया के बाद फिर आगे क्या, निषेचन होगा तो जाइगोट बनेगा, लेकिन निषेचन में भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको समझना है। अब जैसा कि इस फिगर में देखिए, हमने क्या किया है, जो ये अंडाणु है, अंडाणु की जो अंदर वाली लेयर होती है जिसको कहते हैं जोना फेलुसिडा, जो जोना पेलुसिडा होती है, जब उसमें सबसे पहला जो शुक्राणु, अब देखिए कई शुक्राणु यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन जो शुक्राणु सबसे पहले इसको स्पर्श करेगा, किसको, जोना पेलुसिडा को। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा यानी अंडाणु की जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है, यह एक अकोशिकीय लेयर है। इस लेयर को जो शुक्राणु सबसे पहले टच करेगा, ठीक है ना, वही इसमें प्रवेश करेगा। अब जो शुक्राणु सबसे पहले टच करके इसको विभेदित कर देगा, इसके अंदर प्रवेश इसकी जो भित्ति है उसको तोड़ के अंदर प्रवेश करेगा, तो अब इसमें कुछ बदलाव ऐसे हो जाते हैं कि यह दूसरे शुक्राणुओं के लिए अपारगम्य हो जाती है, यानी दूसरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये प्रकृति है इसकी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक, अब जो शुक्राणु होगा वो इसको निषेचित करके, विभेदित करके, ठीक है, वो अपना जो
माने जो न्यूक्लियस है, जो इसका शुक्राणु का केंद्रक है, वह केंद्रक इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। किसके अंदर? अंडाणु के अंदर, ठीक है। अब ये अंडाणु के अंदर शुक्राणु का केंद्रक आ गया, शेष जो चीज़ें हैं होती हैं वो बाहर ही रह जाती हैं, और फिर ये केंद्रक और ये केंद्रक दोनों आपस में विलय करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे और आपको याद दिलवा दें कि जब निषेचन के लिए शुक्राणु इसको स्पर्श करता है, उस टाइम पर अंडाणु जो होता है, वह द्वितीयक अंडक के रूप में होता है, ठीक है। और जैसे ही शुक्राणु इसको टच करता है और उसके अंदर जो इसको एक्रोसोम जो इसकी ज़ोना पेलुसिडा को तोड़ता है, तो उसी टाइम पर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे द्वितीयक अंडक जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है और वह अंडाणु को मुक्त करता है। यानी अंडाणु और एक ध्रुवीय जो पोलर बॉडी में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तब जा कर के जो शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक आपस में विलय हो जाते हैं, ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। इसको ध्यान रखना है आपको। अब निषेचन की प्रक्रिया कहाँ? एम्पुला में हो गई। अब निषेचन में क्या है? युग्मनज बन गया। अब युग्मनज क्या है? वो प्रथम कोशिका होती है जहाँ से भ्रूणी विकास की प्रक्रिया शुरुआत होती है। अब धीरे से क्या होगा कि इसमें इस युग्मनज में निषेचन के बाद युग्मनज बन गया। अब युग्मनज में क्या होगा? पहला विभाजन होगा। ध्यान देना, ये फिगर बना हुआ है, इसी में हम बताते चल रहे हैं। तो पहला जो विभाजन होगा, उस विभाजन में 2 कोशिकाएं बन गई। अब ये जितने भी विभाजन होंगे कैसे होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे। तो अब गुणसूत्रों की संख्या जो होगी, चूंकि अब युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 23 दूनी 46 हो गई। यानी कि युग्मनज जो है इसमें 46 गुणसूत्र हो गए, क्योंकि 23 स्पर्म के आए हैं शुक्राणु के और 23 किसके हो गए? अंडाणु के। तो कितने हो गए? 46 गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे हो गई। अब ये 46 गुणसूत्र वाला जो युग्मनज है, उस युग्मनज में फिर से एक विभाजन होगा और इस विभाजन से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, और फिर आगे की प्रक्रिया में फिर से एक विभाजन होगा तो 4 कोशिकाएं बन जाएगी। फिर एक विभाजन होगा तो 8 कोशिकाएं बन जाएंगी, और फिर एक विभाजन होगा तो 16 कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो 8 और 16 तक ये ध्यान रखना है। ये जैसे जैसे विभाजन होता है वैसे वैसे अंडाणु जो होता है, ये अंडाणु नहीं, अब युग्मनज जो होता है धीरे धीरे गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है ना। धीरे 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 क्रमिक करके यह अंडाशय की ओर क्या करेगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो जो 8 से 16 कोश की अवस्था, ध्यान दीजिएगा, 8 से 16 कोश की अवस्था वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? तूतक या मारुला कहेंगे। क्या कहेंगे? तूतक या मारुला। ये परिभाषा आती है 2 नंबर में, भला ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो तूतक या मारुला क्या है? तो आप बताएंगे कि मनुष्य में निषेचन के पश्चात युग्मनज क्रमशः विभाजित होते हुए जब वह 8 से 16 कोश की अवस्था में पहुंचता है, तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे? तूतक या मारुला कहेंगे। यद्यपि इसकी परिभाषा आपकी बुक में लिखी हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया तूतक या मारुला। अब तूतक या जो मारुला होता है, यह अपने आप में फिर से ऐसा नहीं कि विभाजन अब इसका रुक जाता है, ये लगातार विभाजित होता रहता है, और इसकी 16 से 32 कोशिकाएं, 32 से 64, इस तरह की कोशिकाएं क्रमशः डबल होती चली जाती हैं। और एक संरचना जब इस तरह से मारुला आगे चल करके और जितनी भी कोशिकाएं इसमें बनती हैं, उन कोशिकाओं की व्यवस्था 2 तरह से हो जाती है, ठीक है ना। यानी जो मारुला है आगे चल करके एक विशेष संरचना बनाता है, जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं 2 प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं। एक परिधीय व्यवस्था ऐसे, और एक क्या है? अंदर की व्यवस्था, यानी 2 लेयर में व्यवस्थित हो जाती हैं। बाहर की तरफ की जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं पोष कोरक। आपको याद रखना है, पोष कोरक। और जो अंदर की कोशिकाओं की व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? अंतर कोशिकीय समूह, ठीक है। पोष कोरक जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। और जो अंदर की व्यवस्था कोशिकीय समूह जो है उनको क्या कहेंगे? इनर मास सेल कहेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ये इस तरह की जो व्यवस्था है,
इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, कोरक पुटी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, कोरक पुटी। अब ये भी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप इसको भी बता सकते हैं कि कोरक पुटी क्या है। तो कोरक पुटी क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे मारुला स्टेज के पश्चात क्रमशः मारुला की जो स्थिति है, मारुला विभाजित होकर के और जो इसकी कोशिकाएं होती हैं दो स्तर में व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसमें से बाहर की तरफ की कोशिकाएं पोषकोरक और अंदर की कोशिकाएं अंतर कोशिकी समूह कहलाती हैं। और बनने वाली इस प्रकार की विशेष संरचना को हम क्या कहेंगे, कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ब्लास्टोसिस्ट भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी कहेंगे। अब जो कोरक पुटी होता है, यही कोरक पुटी जो होता है गर्भाशय में स्थापित होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोरक पुटी, मारुला स्टेज के बाद कोरक पुटी का निर्माण होता है और कोरक पुटी अवस्था में ही जो कहेंगे संरचना ब्लास्टोसिस्ट, यही कहाँ स्थापित होगा, गर्भाशय में। तो ये धीरे से जब कोरक पुटी बन जाता है तो ये धीरे से क्या आएगा, गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय में आने के बाद गर्भाशय की दीवार जो कौन सी है, एंडोमेट्रियम अंतः स्तर जो होती है उसके साथ यह चिपक जाता है। और जैसे ही यह गर्भाशय की दीवार को स्पर्श करता है तो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसकी कोशिकाएं जो होती हैं बहुत तेज़ी से विभाजन करती हैं और विभाजन करने के पश्चात जो कोरक पुटी है उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं। ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्या बनाती हैं, इसके चारों तरफ लेयर बना देती हैं। ये ऐसे लेयर बन जाती है इसके चारों तरफ, ठीक है। ये कोरक पुटी है और कोरक पुटी के चारों तरफ क्या बन गई, एक लेयर बन गई। अब इस लेयर के बनने के पश्चात अब कोरक पुटी में क्या परिवर्तन होता है, ये तो कोशिकाएं चारों तरफ से एक ऊतकी आवरण बना ली। ये कौन बना रही हैं, ये गर्भाशयी कोशिकाएं, ठीक है। अब जो कोरक पुटी है, कोरक पुटी की बाह्य जो लेयर है पोष कोरक, इसमें कुछ अंगुली जैसे उभार आ जाते हैं, बाहर की तरफ कुछ अंगुली जैसे ऐसे उभार आते हैं, ठीक है ना। ये उभार जो होते हैं ये किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यह जो गर्भाशयी कोशिकाएं ऊतक बनाई हैं इसके चारों तरफ उसके साथ जुड़ जाते हैं। यदि मान लेते हैं गर्भाशयी कोशिकाएं इस तरह से इसमें चारों तरफ से लेयर बनाई हैं, तो इस लेयर के साथ जो ये अंगुली जैसे उभार बन रहे हैं किसमें, कोरक पुटी में, कोरक पुटी के पोष कोरक वाले स्तर में इस तरह से अंगुली जैसे उभार बनते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, जरायु अंकुरक, ठीक है। जरायु अंकुरक बनते हैं। और तो जरायु अंकुरक और जो कोश गर्भाशयी ऊतक है ये आपस में मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे, ठीक है ना। जरायु या प्लेसेंटा कहेंगे, इसकी परिभाषा भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का रोल क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, ये तो आपको हम अभी बताएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब ये प्लेसेंटा इसके चारों तरफ बन गया है, यानी इसके अंदर की जो भी आवश्यकताएं हैं इस प्लेसेंटा से आपूर्ति की जाएंगी। अब क्या होगा, देखिए इसके अंदर की जो कोशिका समूह है, अंदर की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में अभी हम बात किए हैं, तो जो अंदर की कोशिकीय समूह है तो इन कोशिकाओं में फिर से विभाजन होगा और ये कोशिकाएं विभाजित करते हुए और दो लेयर्स का निर्माण करती हैं, दो स्तर का निर्माण करती हैं। अब वो दो लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो एक लेयर्स बनेगी कौन सी, बाहर की तरफ जो बनेगी वो एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा यानी बाह्य स्तर, और अंदर की तरफ जो बनेगी वो अंतः स्तर या अंतः त्वचा। तो दो प्रकार के स्तरों का निर्माण करेंगे, यानी कि जो अंतर कोश की समूह है इनर मास सेल, यह विभाजित हो करके और बहुत सारी कोशिकाएं जब इसमें बन जाती हैं तो ये कोशिकाएं दो स्तरों का निर्माण करती हैं, बाह्य स्तर और अंतः स्तर, यानी इसी में से बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा का निर्माण होगा। कुछ ही समय के बाद इसमें मध्य स्तर भी आ जाती है, मीजोडर्म, ठीक है ना। तो अब तीनों स्तर बन जाती हैं, कौन कौन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। अब ये तीनों जो डर्म है, तीनों जो त्वचाएं हैं, इन्हीं से क्या होगा आगे चल करके और मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों की रचना होती है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से तीन स्तर जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, या अंतर कोश की समूह से बन रहे हैं।
पोषकोरक जो होता है वह केवल और केवल क्या करता है, जरायु अंकुरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक विशेष बात और है जो अक्सर प्रश्न में पूछी जाती है और आगे के चैप्टर में भी मिलेगा। वो क्या है, कुछ ऐसे विशेष प्रकार की इन्हीं 3 स्तरों में अंतर्मास सेल में यानी अंतःकोश के समूह में कुछ ऐसी विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें वह क्षमता होती है कि एक कोशिका से पूरे शरीर की रचना हो सकती है, और ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, स्टेम सेल। क्या कहेंगे, ऐसी कोशिकाएं जिनसे पूरे शरीर की रचना हो सकती है, ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, स्टेम सेल कहेंगे। तो ये भ्रूणी स्टेम सेल कहलाती हैं, स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऊतक में और अंगों में कन्वर्ट होती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टेम सेल भी पूछा जा सकता है कि स्टेम सेल कहाँ पाई जाती है, तो अंतर्मास जो सेल होता है यानी कि अंतरकोश की जो स्तर समूह की कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं में से भ्रूणी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें क्षमता होती है कि वो पूरे शरीर की रचना कर सकती हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, हम स्टेम सेल कहेंगे। ये तो पूरी कहानी हो गई बेटा। इसके पूरे निषेचन के पश्चात जो भ्रूणी विकास की बात है उसकी बात हो गई। अब जब पूरी शरीर की रचना धीरे धीरे हो जाएगी तो आगे चल कर के जो भ्रूण है वो शिशु बन जाएगा, और फिर उसको प्रसव वगैरह की जो प्रक्रिया है वो समय पूर्ण होने पर ये होगी। ठीक है ना, तो जो आज इम्पॉर्टेंट चीज़ थी भ्रूणी विकास की वो हमने पूरा कवर अप किया है। अब जो शेष चीज़ है तो कुछ और देख लेते हैं। प्लेसेंटा से चूँकि परिभाषाएँ आती हैं तो इसलिए प्लेसेंटा से थोड़ा देख लेते हैं, और थोड़ा-सा चित्र में भी देख लेते हैं कि भ्रूण हमारा किस तरह से क्या करता है, विकसित होता है, किस तरह से उसकी रचना होती है, किस तरह वो गर्भाशय में स्थापित होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटा या अपरा की। तो देखिए जरायु की बात हमने किया। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलिक युक्त, जिसको हम कहेंगे इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, और संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इस परिभाषा में किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ नहीं करना है, ज्यों को त्यों नोट डाउन कर लेना है और तैयार कर लेना है, क्योंकि प्लेसेंटा इज मोस्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो ये जरायु जिसके बारे में हमने आपको विधिवत बताया है कि जरायु क्या होता है, कि जो गर्भाशयी ऊतक होते हैं और जो जरायु अंकुरक होते हैं, इन दोनों की मिली-जुली संरचना जो होती है यही क्या होती है, जरायु या प्लेसेंटा कहलाती है। अब देखिए ये आप संरचना में देख रहे हैं, ये जो अंगुली जैसे उभार देख रहे हो यही क्या है, जरायु अंकुरण होते हैं, जो क्या करते हैं, जो गर्भाशयी ऊतक के साथ इंटरडिजिटेटेड हो करके और क्या बनते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। अब देखिए प्लेसेंटा क्या करता है, आगे चलकर एक नाभिनाल बनाता है। ये देखिए ये नाभिनाल है, और ये नाभिनाल कहाँ से कनेक्ट होती है, ये भ्रूण से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो देखिए अब ये नाभिनाल हो गई, इसी में से आवश्यक पदार्थ आते भी हैं और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो जाते भी हैं, यानी ये आदान प्रदान का माता के गर्भाशय से जो कनेक्शन है प्लेसेंटा का, ठीक है ना, वो तो रहता ही है, और प्लेसेंटा से कनेक्शन किसका रहता है, भ्रूण का रहता है। तो अब देखिए इसके कार्य देख लेते हैं प्लेसेंटा के कि क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए कार्य देख लेते हैं। तो अब देखिए कुछ प्रमुख कार्य हम आपको बताए दे रहे हैं, इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है, इसको बड़ा करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अपरा जो होता है भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन जैसे पदार्थों को और पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुँचाता है, और दूसरी बात जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो भ्रूण के द्वारा त्यागे जाते हैं उनको यह बाहर करने का कार्य करता है। ठीक है, यह पहला कार्य तो यही हो गया। दूसरा, यह अपरा एक नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने और बाहर ले जाने की में मदद करता है। नाभिनाल के बारे में हमने आपको बताया ही है। ठीक है ना, फिर और क्या करता है ये देखिए,
यह अंतःस्त्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। अपरा क्या करेगा? अंतःस्त्रावी ऊतकों का कार्य करेगा, जिनसे दो विशेष प्रकार के हार्मोन्स का क्या होता है? स्त्राव होता है। एक होता है मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको HCG कहेंगे, यानी ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? मानव अपरा लैक्टोजन, जिसको हम कहेंगे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको HPL कहते हैं। फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि को ये उत्पादित भी करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण ऐसे कार्य होते हैं प्लेसेंटा के, और भी बनाना चाहेंगे तो 3-4 कार्य इसके निकल आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण 2 ही कार्य हैं। जैसे ऑक्सीजन को लाना भ्रूण तक, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, फिर पोषक पदार्थों को लाना, और फिर उत्सर्जी पदार्थों को ले जाना। ये 2 कार्य हो गए। और तीसरा यह स्त्रावी प्रकृति का होता है, जिससे 2 विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव भी करता है। तो ये तो बात हो गई आज प्लेसेंटा यानी अपरा, ठीक है, निषेचन, भ्रूणी विकास, और कुछ महत्वपूर्ण छोटे-छोटे जो प्रश्न हैं 2-3, जैसे मारुला क्या है, ठीक है ना? मारुला क्या है? फिर कोरक पुटी क्या है? ठीक है? निषेचन क्या है? ऐसे छोटे-छोटे प्रश्नों की बात हमने किया आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी हम आखिरी में ये निवेदन ज़रूर करेंगे कि यदि आपको फिर भी समझ में कहीं दिक्कत हो या कहीं कोई ऐसी समस्या आई होगी, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में किसी प्रकार की अन्य जिज्ञासा भी है, तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।